Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So this is another lecture. This is lecture number 8. Yeah, this is lecture number 8 on current affairs. And आप सबने last video में I asked you कि आप लोग चाहते हैं अगर मैं wildlife जितने भी national parks, wildlife sanctuaries have been in news over the past 1 year तो मैं cover करूँ कि नहीं और आप सबने बोला है कि हाँ. So don't worry, I'll get that lecture soon as possible. I'm working on it. So थोड़ा सा पेशेंस रखें और आई विल श्योरली गेट दैट लेक्चर. ठीक है. ओके, सो लेट्स गेट ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Sinjar Mountains, sometimes seen in news, lies in option number 1, is it Iraq and Iran? Option number B, is it Iraq and Jordan? Option number C, is it Iraq and Syria? Option number D, is it Syria and Turkey? देखिए, जॉर्डन, सीरिया, ये सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे हैव बीन इन न्यूज़ आफ्टर द इजराइल कन्फ्लिक्ट. तो इसीलिए ये जो एडजॉइनिंग एरिया में हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इजराइल के ऊपर ना पूछे, बट एडजॉइनिंग एरियाज़ के ऊपर पूछ सकते हैं बिकॉज इजराइल हैज़ बीन इन न्यूज़. तो इसलिए जॉर्डन हैज़ बीन इन न्यूज़. तो इसकी वजह से जो इनके एडजॉइनिंग एरियाज़ होते हैं, इनके माउंटेन पीक्स, वहाँ पे कौन सी लेक है, क्या क्या इनके बॉर्डर्स के साथ टच करते हैं, कौन कौन से एरिया, वो सब के सब आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. सो अगर हम सिंजर माउंटेन्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये 100 किलोमीटर एक लॉन्ग माउंटेन रेंज है. ठीक है. और ये कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ओके, सो इट इज लोकेटेड इन इराक एंड सीरिया. तो ये कहाँ से कहाँ लोकेटेड है? इराक और सीरिया वहाँ से लोकेटेड है. और अगर हम इस माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है ना, वो यहीं पे ही रहती हैं. अगर हम उनकी बात करें तो उनको बोला जाता है या Yazidis. I hope I'm pronouncing it right. So it is Yazidis. ये लोग जो हैं they are tribal people. ये एक minority group है जो इन जगहों पे रहते हैं और इनको consider किया जाता है that they are one of the world's smallest and oldest monotheist religious minority. Fine. Okay, so question number 2. Question number 2 is, recently China and Nepal announced the Mount Everest has grown by 86 centimeter. This is due to नाउ माउंट एवरेस्ट रिसेंटली जो है वापस से लाइमलाइट में आ गया. एक तो इनिशियली क्योंकि बताया गया था कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है, ऑब्वियसली चाइना नेपाल ने कहा था कि इसकी 36 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ चुकी है. एंड अभी भी जो माउंट एवरेस्ट है वो फिर से लाइमलाइट में आया. क्यों है लाइमलाइट में आया? आई टेल यू, बट लेट्स कवर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो इज इट ड्यू टू मैसिव अर्थक्वेक्स? क्योंकि मैसिव अर्थक्वेक आइस की वजह से एलिवेशन हो गया है. इज इट ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन? इज इट ड्यू टू बोथ मैसिव अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन, और इट इज डी नीदर ऑफ द टू? सो आपको याद रखना है इट इज़ ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन. सो एवरेस्ट जो है, जिसकी रिसेंटली चाइना और नेपाल ने बोला कि इट हैज़ ग्रोन बाय 86 सेंटीमीटर, इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन. अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो आप याद रखिएगा, अगर हम नेपाल चाइना की बात कर रहे हैं तो नेपाल में उसको सागर मत्था, so it is also called as सागर मत्था. where in Nepal? what is it? एवरेस्ट को सागर मत्था कहते हैं नेपाल में. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में इनको कहा जाता है माउंट कुमो लांगमा. सो कुमो लांगमा कहा जाता है इसको चाइना में. सो सागर मत्था और सागर मठ इन नेपाल एंड माउंट कुमो लागमा इन चाइना. तो आप ये दो नाम याद रख सकते हैं. आपको मे बी जीके के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है. अब फर्स्ट पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, इट वाज इन 1953. कौन थे वो? एक थे आपके टेंजिंग नॉर्गे, राइट, और दूसरे थे आपके एडवर्ड हिलरी. नाउ सॉरी, नॉट एडवर्ड हिलरी, एडमाउंट हिलरी. सो ये एक क्या कहते हैं, दो बंदे थे जिन्होंने स्केल किया था 1953 में. एक थे आपके टेंजिंग नॉर्गे एंड दूसरे थे आपके एडमाउंट हिलरी, राइट. अब मैंने आपको कहा था कि अभी रिसेंटली जो आपका ये है
अपना माउंट एवरेस्ट है हैज़ बीन इन न्यूज़। ये इसीलिए है न्यूज़ बिकॉज अभी रिसेंटली वन ब्लाइंड मैन, एक ऐसे आदमी हु कांट सी, वो ब्लाइंड है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। ठीक है, अब याद रखना, इज ही द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन इंडिया, सॉरी इन द वर्ल्ड जिन्होंने इसको स्केल किया है? तो याद रखिएगा, नो, ही इज़ नॉट द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन द वर्ल्ड, बट ही इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया एंड थर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना है, ही इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड थर्ड इन द वर्ल्ड। और ये कौन है? ये चाइना को बिलोंग करते हैं, ज़हैंग होंग, ज़हैंग या हैंग होंग। तो ये जी है, तो ये आप याद रखिएगा, ही इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया। ठीक है, आई टेल यू कि वर्ल्ड में कौन थे फर्स्ट ब्लाइंड मैन? इट वॉज, फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन द वर्ल्ड वॉज एरिक Wehenmeyer. So Eric Wehenmeyer was the first blind man in the world to scale Mount Everest and first in Asia. एशिया वाला आप याद रखें क्योंकि ये हाल ही की बात है, ये 2 या 3 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो इट इज़ ज़हैंग होंग, राइट? ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज़ अ लॉ। तो क्या है? जो आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, इट इज़ अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी इन। तो ये एक तरीके का आपका डेटा प्रोटेक्शन है एंड प्रिवेसी है। देखिए आजकल जो आपके प्रिवेसी के हैं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जितने भी सोशल मीडियाज थे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब बंद हो रहे थे, बैन हो रहे थे। तो वी एट हैव टू वेट, क्योंकि व्हाट्सएप जो है उन्होंने केस कर दिया हुआ है, सो वी हैव टू वेट व्हाट नेक्स्ट विल हैपन। सो डेटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी के बारे में जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी मच इनटू कि उसको जितना हो सके, अगर हम सोशल मीडिया करें, अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो हमेशा बोलते हैं कैन दिस ऐप यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स, कैन दिस ऐप यूज़ योर डेटा। तो हम हमेशा बिना कुछ सोचे समझे वी ऑलवेज लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम चाहते भी हैं कि नहीं। खैर दैट इज़ डिफरेंट। अगर हम GDPR की बात करें तो ये जो प्रोटेक्शन और प्रिवेसी है वो कहाँ पे रेगुलेशन है? इज़ इट नंबर 1 USA, इज़ इट नंबर 2 चाइना, इज़ इट नंबर 3 यूरोपियन यूनियन, और नंबर D इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखिएगा, ये जो है इट इज़ एक्चुअली कि व्हाट्सएप जो है लीगली बाउंड है टू नॉट शेयर डेटा विद फेसबुक, इन विच प्लेस? यूरोपियन यूनियन। तो ये है क्या कि व्हाट्सएप जो है वो लीगली बाउंड है कि वो शेयर नहीं कर सकता है डेटा फेसबुक के साथ। और ये किस जगह की बात कर रहे हैं हम? यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको GDPR के बारे में आए तो आप याद रखिएगा, ये डेटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी लॉ है इन यूरोपियन यूनियन। और देखिए, एक तो प्रिवेसी की तरफ से भी ये इंपॉर्टेंट है, और यूरोपियन यूनियन क्योंकि फाइनली द ब्रेक्जिट हैज़ टेकन प्लेस, सो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये जान की ही न्यूज़ थी जब ब्रेक्जिट हैज़ फाइनली टेकन प्लेस। Fine. All right. Let's move ahead. When Vanguard Bank and Scarborough Shoal, sometimes seen in news, is located in number 1, is it Mediterranean? Is number 2, is it Caspian? Number 3, is it the South China Sea? और number D, is it the Baltic Sea? तो याद रखिएगा, अगर हम Vanguard Bank and Scarborough Shoal की बात करें, it is located in the South China Sea। और South China Sea बहुत लंबे समय से जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ में रह चुका है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ चाइना जी ने तो हर जगह ही आफत डाली है। बट चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ अगर हम साउथ चाइना की बात करें तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द 9 डैश लाइन? तो 9 डैश लाइन क्या है? अगर आप इसका मैप देखेंगे ना तो आप देखेंगे एक लाइन सा ड्रॉ है, मतलब कैस्पियन सी के बीचों बीच एक लाइन है जो चाइना क्लेम करता है कि वो हमारा है, और चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी हमारा क्यों? क्योंकि नाम में चाइना है। फिर इस हिसाब से तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमारा हो गया। ठीक है, ऑल राइट। Question number 5. Question number 5 is the Budapest Convention, sometimes seen in news, is related to what? तो आपका जो Budapest Convention है, which is seen in news, it is related to what? Is it related to number 1, World Trade Organization? It is related to number 2, cyber security? Is it number C, organic farming? और number D, is it ozone depletion? तो याद रखिएगा, जो आपका Budapest Convention है, it is related to cyber security। ठीक है, अब ये साइबर सिक्योरिटी का है, और याद रखिएगा ये फर्स्ट
इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन साइबर क्राइम, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऐसी ट्रीटी है जो साइबर क्राइम के साथ डील करता है, राइट। और इसको क्योंकि ये साइबर क्राइम के साथ डील करता है, हम इसको कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम भी कहते हैं। सो कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। नाउ इट ऑल स्टार्टेड इन 2001, तो बुदापेस्ट कन्वेंशन जो है इट स्टार्टेड इन 2001। हाउ एवर इट केम इन टू फोर्स, ये फोर्स में कब आया है जी? 3 साल बाद 2004 में, ठीक है। अब जो ये जो आपका बुदापेस्ट वाला है ना, इट वॉज एक्चुअली ड्रॉन अप बाय काउंसिल ऑफ यूरोप। तो यूरोपियन काउंसिल या काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा इट वॉज बीन टेकन अप। इसीलिए इस कन्वेंशन को किस और नाम से जाना जाता है? यूरोप्स साइबर क्राइम कन्वेंशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन काउंसिल के द्वारा ही आया गया था। सो इसको कितने नामों से जाना जाता है? नंबर 1 बुदापेस्ट कन्वेंशन, नंबर 2 कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, एंड नंबर 3 यूरोप साइबर क्राइम कन्वेंशन। वाई? बिकॉज इट वॉज ड्रॉन अप बाय योर काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है। अब याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर। लेकिन एक जो आपकी एक और कंट्री है दैट इज़ रशिया, उसने यूएन में एक क्या कहते हैं रेजोल्यूशन लाया था, जिसके द्वारा उसने कहा था, रशिया ने कहा था कि वी नीड टू हैव अ सेपरेट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, जो इंडिया ने सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने कहा था कि येस वी मस्ट हैव अनदर कन्वेंशन विच इज़ होली एंड सोली फॉर साइबर क्राइम। If that is going to happen, we yet have to wait. If that Russian-led UN resolution will pass, तो it will become सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। बट क्या अभी है? अभी नहीं है, अभी एक ही है। लेकिन एक रशिया लेड यूएन रेजोल्यूशन है जिसमें यूएन में उसको मतलब वो भी दिया था, अप्रूवल टाइप का भी मिला था। बट वी येट हैव टू वेट कि ये बनता है कि नहीं बनता है। और इंडिया जो मेंबर नहीं है आपके बुदापेस्ट कन्वेंशन का, उसने वोट किया था इन फेवर ऑफ रशियन लेड यूएन रेजोल्यूशन टू हैव अ सेपरेट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। एंड इफ दैट हैपन्स, इट विल बिकम द सेकेंड इंटरनेशनल convention on cyber crime, right? Okay, question number 6. Question number 6 is Survival International, which is sometimes in news, advocates the right of. अब Survival International जो है, जो हाल ही में न्यूज़ में था, वो किस चीज़ के बारे में है? मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करता होगा, तो किन के राइट्स को वो सपोर्ट करता है? नंबर 1, इज़ इट ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग्स, जिनकी क्या कहते हैं उनको, मतलब लोगों को बेचा जाता है, क्या ये इस चीज़ के लिए है? नंबर बी, इट इज़ लेप्रोसी, आपके पेशेंट। नंबर सी, इज़ इट द ट्राइबल पीपल, और इज़ इट नंबर डी रेफ्यूजीज़? तो याद रखना, अगर हम सर्वाइवल इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इट इज़ फॉर योर ट्राइबल पीपल, राइट। सो इट इज़ फॉर योर ट्राइबल पीपल। और अगर हम सर्वाइवल इंटरनेशनल की बात करें, इट इज़ अ लंदन बेस्ड क्या कहते हैं लंदन, इट इज़ बेस्ड इन लंदन, ये लंदन में बेस्ड है। और ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल को भी तो फुल राइट्स है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन इन द एंड, राइट। अब लंदन बेस्ड है, नंबर 2 ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। और ये फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म हुआ था 1969 में। तो ये 1969 में फॉर्म हुआ था, और ये होली सोली ट्राइबल पीपल के डिज़ायर्स और उनके एंसेस्ट्रल लैंड, क्योंकि देखो ट्राइबल पीपल जो होते हैं, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। उनका एक छोटा सा अपना दुनिया है जिसमें दे आर वेरी हैप्पी, उनको किसी भी बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। तो ये जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है, ये इसी के साथ डील करता है, ठीक है। अब इसमें एक आप चीज याद रखना, एक ट्राइबल लोग हैं यानोमामी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, यानोमामी। Now who are these people? They are actually people from South America, not people, they are tribal people of South America, ठीक है। According to Survival International, they are the largest isolated tribes in South America, ठीक है। अब आप इनका नाम याद रखें, ये कौन है? ये लार्जेस्ट एक आइसोलेटेड ट्राइब है, कहाँ की?
अपने साउथ अमेरिका की, ठीक है। और ये किसने बोला है कि ये लार्जेस्ट है? ये सर्वाइवल इंटरनेशनल ने ही बोला है। नाउ these people have been in news due to this COVID-19 this pandemic। अब हुआ क्या था साउथ अमेरिका, ये जो आपका है साउथ अमेरिका से, यहाँ से गोल्ड, जहाँ पे ये ट्राइबल पीपल रहते हैं ना, वहाँ से गोल्ड जो है माइनर्स वहाँ से निकालते हैं और फिर वही गोल्ड जो है वो इंडिया में आता है, ठीक है। नाउ ये जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने बोला है कि ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड को बहुत कॉमनली कहा जाता है ब्लड गोल्ड। क्या कहा जाता है? ब्लड गोल्ड। और ये इसीलिए कहा गया है बिकॉज दीज पीपल, इन्होंने हाल ही में कोई 20,000 गोल्ड माइनर्स को अपने एरिया से बाहर निकाला ड्यू टू द पैंडमिक, क्योंकि अगर बाहर के लोग आएंगे तो इन लोगों में भी वो बीमारी आने के चांसेस हैं, जिसके चलते इन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया। किन्होंने रिक्वेस्ट किया? इन्हीं ट्राइबल लोगों ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये ब्लड गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि ये सिर्फ गोल्ड नहीं है, इट इज़ ब्लड गोल्ड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खून दिया है अपना। खून क्यों दिया है? क्योंकि इनके जो है माइनर्स के साथ जो है झड़प लगी रहती है, जिसके चलते मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो जिसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई आप यहाँ से मत खरीदो बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपली गोल्ड, इट इज़ ब्लड गोल्ड, जिसमें हम लोगों का खून जाता है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया? इंडिया को रिक्वेस्ट किया। अगर हम बात करें, नॉट टू रिमेंबर बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि किन्होंने ये चीज़ किया था, इनके एक होते ना रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज डारियो कोपेन्नावा। उन्होंने ये चीज़ जो है एक ऑनलाइन माध्यम से ये चीज़ रखी थी सामने, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वर्सेस है, ठीक है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू व्हाट? अब ये 2015 का केस है, ठीक है। सो 2015 का ये केस है। अब ये जो जैसे कि आपका केशव नंदा भारती केस आपको बहुत बारी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि किसके चीज़ के साथ रिलेटेड था, या इसके अलावा बिरू आपके बोमाई केस है, बिरूबरी है, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये वाला जो है ये लेटेस्ट है, मतलब 2015 की ही बात है। तो आप जान लीजिए कि ये किसके साथ रिलेटेड है। इज इट नंबर 1, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वुड रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? Number 2, is it right to fair trial? Number C, is it right to privacy? और number D, it is none of the above। अब आप याद रखिएगा, ये अपने आप में ही एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। क्या है? एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। अब ये है क्या, जब ये केस हुआ उसके बाद जो आपका सेक्शन 66A है ना, किसका? आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट 2000 का। उसमें एक प्रोविज़न था जिसमें कहा गया कि अगर आप कोई भी ऑफेंसिव कंटेक्स्ट डालते हैं इंटरनेट पे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ कि अगर आप कोई भी एक ऑफेंसिव कंटेंट डालते हैं तो आपको अरेस्ट करने का पूरा हमको हक है, ठीक है। जिसके अगेंस्ट इन्होंने केस किया था। वाई? बिकॉज इट वॉज अपहोल्डिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इन्होंने कहा था कि जो अरेस्ट होगा उसको 3 साल की सज़ा और यहाँ तक कि फाइन भी होगा, राइट। बट इस केस के द्वारा वो जो 66A का सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक्सप्रेशन, वो सबका हक है। और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये फेयर ट्रायल है, राइट टू प्रिवेसी है, इट इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, और आईटी एक्ट 2000 के बारे में ये बात करता है। इसमें प्रिवेसी नहीं है, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, ठीक है। अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा के अगेंस्ट जो केसेस के बारे में बात करें तो आप याद रखिए, अब ये यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं है, बट हाल ही में जूही चावला जो है, जो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी एक प्ली जो है
दिल्ली हाई कोर्ट में रखी है, विच इज़ अगेंस्ट द 5G टेक्नोलॉजी. नाउ 5G टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट इसीलिए क्योंकि जो उसकी रेडिएशंस है वो ह्यूमन के लिए तो ख़राब है ही हैं, बट उसके साथ जो आपकी फ्लोरा तो खैर क्या, जो आपका फोना है, जो आपके बर्ड्स हैं, उन सब को भी अफेक्ट कर रही है और ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है. अब जो लोग थोड़े आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज़ में हैं, आई एम श्योर उनको तो दिखती होंगी, बट जो आप सिटी वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों ने अगर कभी नोट किया होगा तो आजकल जो एक्चुअल चिड़ियाएँ होती थी, जो हमको सुबह सुबह चीं चीं करके जगाती थी, वो आजकल देखने को ही नहीं मिलती हैं. इसके अलावा कितने ऐसे बीमारियां हैं जो आजकल क्यों है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस. बहुत लोग, अगर आप कभी टीवी देखें या कुछ, तो उसमें बताते हैं कि गुड हैबिट्स, अगर फॉर योर गुड हैबिट्स फॉर योर गुड लाइफ के बारे में बात करें, तो हमेशा वो बोलते हैं कि हमेशा फ़ोन जो है वो अपने से दूर रख के सोना चाहिए और 1 घंटा पहले ही आप फ़ोन बंद कर दीजिए. ये इसीलिए है बिकॉज दे एमिट रेडिएशंस. और इन्होंने बोला है कि अब जो ये 5G टेक्नोलॉजी को जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो जूही चावला हु इज़ एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बट ऑल्सो फॉर your aerial animals and of course terrestrial animals as well. ठीक है. तो अगर आपको पूछा जाए कि जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में किस चीज़ के अगेंस्ट केस किया, जैसे इनके बारे में पूछा, किसके रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू 5G टेक्नोलॉजी. एम आई क्लियर? ऑल राइट. Next question is question number 8, that is the Shanghai Cooperation SCO member states include. Okay, so हमको Shanghai Cooperation के जो भी members बताना है कि इनमें से कौन कौन से member states हैं. States मतलब country, right? Okay, option number 1 is it Afghanistan, option number 2 is it Belarus, option number C it is Mongolia, और option number D it is Iran. अब सबसे पहले ये लास्ट MCQ में भी मैंने क्वेश्चन कवर किया था शंघाई का, जिसमें मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट 2 इनकी परमानेंट बॉडीज़ हैं, रैट्स एंड योर शंघाई सेक्रेटरीट. तो वो तो हमने कवर किया था, उसमें भी मैंने आपको स्टेट्स के नाम बताए थे, बट चलो विल कवर इट अगेन. तो याद रखिए कि सबसे पहले शंघाई कॉर्पोरेशन का वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स SCO का, इट इज़ बीजिंग चाइना. बीजिंग चाइना. ठीक है. अब कितनी मेंबर कंट्रीज़ है इसकी? इट हैज़ 8 मेंबर कंट्रीज़. फाइन. कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान एंड तजाकिस्तान. सो चाइना, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान एंड तजाकिस्तान. ठीक है. अब देखिए, है इनमें से कोई भी? सो इट इज़ नन ऑफ द अबव. इट इज़ नन ऑफ द अबव. बट अगर नन ऑफ द अबव है तो ये क्यों इन्होंने ऐसे उल्ट पटांग नाम दिए हैं? इन्होंने ये इसीलिए उल्ट पटांग नाम दिए हैं क्योंकि 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं. ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या होगी? हु आर इंटरेस्टेड टू हैव फुल मेंबरशिप इन SCO. तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्रीज़ हैं. उनके नाम हैं मंगोलिया, बेलारूस, अफ़गानिस्तान एंड ईरान. तो ये है आपकी ऑब्जर्वर स्टेट्स, नॉट योर मेंबर स्टेट्स. तो आप इसलिए इनके नाम भी याद रखिएगा. और जो हाल ही में आपका SCO का 2020 हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट हुआ है, वो इंडिया के द्वारा ही एक ऑनलाइन पोर्टल नहीं कह सकते, ऑनलाइन मीडियम के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट ऑफ SCOs 2020. और ये हर साल एक बारी तो मिलते ही मिलते हैं. ठीक. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज बॉर्डर चाइना. अब इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा. आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि आप एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मैप जो है उसको खोलें और उसमें आपको पता चल जाएगा. ठीक है. ओके, आई टू हैड द मैप. Where did I keep it? Okay, no worries.
कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, सबसे पहले तो कितनी कंट्रीज़ हैं? 5 नेशन है, 5 मॉडर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। अब इनको याद करने के लिए याद रखिएगा, सेंटर में टुक है। क्या है? टुक पड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 लगा दीजिए ऊपर, ठीक है। टुक, 2 टी और के ऊपर 2 सो इट इज़ TTUKK। सो व्हाट इज़ इट? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। सो ये जो 5 है आपकी मॉडर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। अगर हम बात करें आपकी किन के बॉर्डर हैं, पहली बात तो आपका जो तुर्कमेनिस्तान है और जो आपका उज़्बेकिस्तान है वो बिल्कुल अलग पड़ता है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ कज़ाकिस्तान है और बिल्कुल उसके साथ में आपका किर्गिस्तान है। तो ये दोनों हैं जो चाइना के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जो चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करती है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बसंचार, an island recently in news, is located in number 1, is it the Arabian Sea? Number 2, is it Bay of Bengal? Number C, is it South China Sea? Or number D, it is Sea of Japan. Now Basanchar has recently been in news. Why it has been in news I will tell you, but सबसे पहले आप याद रखिएगा ये एक floating island है। क्या है जी? ये floating island है। और कहाँ पे है? ये आपका है Bay of बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है। अब बसंचार को अलग अलग नाम से जाना जाता है, थेंगार चार भी कहते हैं इसको, चार पूजा भी कहते हैं इसको। तो ये अलग अलग नाम है। तो अगर आपको कभी चार चार दिखाया दे तो ये बसंचार के बारे में ही बात कर रहा है। इज इट पार्ट ऑफ इंडिया? नो, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। सो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये बांग्लादेश का पार्ट है। अब वाई वॉज दिस इन न्यूज़? इट वॉज देयर इन न्यूज़ क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं उन लोगों ने रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को इस तरफ जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिए। हुआ रोहिंग्यास, दे आर एक्चुअली एक एथनिक ग्रुप है जो आपका कहाँ रहता है? इन द रंकाइन स्टेट ऑफ म्यांमार को ये बेसिकली बिलोंग करता है। और ये जो रोहिंग्यास हैं अभी इनके साथ बहुत ही ख़राब है, मतलब कोई भी कंट्री जो है इनको लेने को तैयार नहीं है। म्यांमार में इनको बुरा सलूक, बांग्लादेश, इंडिया में बहुत जगहों पे ये आ गए थे। खैर वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप इतना याद रखिए कि बसंचार कहाँ पे आपका? बे ऑफ बंगाल में, एंड इट इज़ अंडर योर बांग्लादेश, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो आपका ये बसंचार है इनको यहाँ पे तो भेज रहे हैं, बट ये जो आइलैंड है इट इज़ अ फ्लड प्रोन आइलैंड। क्या है ये एक फ्लड प्रोन आइलैंड है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की है उन लोगों के लिए। अगर यहाँ पे भेजेंगे तो फ्लड प्रोन है तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। All right. So question number 11. Flexitarian movement is often seen in news. It is related to what? Number 1, providing protein-rich food to chicken and adolescents, moving to flexible interest rates for loans rather than the fixed rate interest. Number C, is it reducing the animal-based food and increasing the plant-based food? Or number D, it is none of the above. Now, जो आपका ये फ्लेक्सिटेरियंस है ना, अब क्या होते हैं वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में आपका वेगन्स लोग आ जाते हैं हु आर कम्प्लीटली वेगन, राइट। नाउ ये जो आपके जो वेगन है, ओके, वेजिटेरियन आर जो प्लांट बेस्ड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन आर जो आपका एनिमल्स का भी मीट खाते हैं। वेगन आर कि एक तो वो वेजिटेरियन है लेकिन वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाते हैं जो एनिमल के द्वारा आया होता है। उसमें अंडे, उसमें आपका दूध, ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सो वेगन्स जो होते हैं वो अपनी डाइट से मिल्क को भी हटा देते हैं। जबकि जो फ्लेक्सिटेरियंस हैं दे आर पीपल हु आर नॉट कम्प्लीटली इनटू प्लांट बेस्ड फूड, मतलब कम्प्लीटली कट नहीं करते हैं मीट को फ्रॉम देयर
diet, but they simply limit the amount of animal proteins in their meal choices. मतलब अब जैसे अगर इफ़ आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, आई वॉन्ट टू बी अ वेजिटेरियन या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना प्लांट जो है जैसे कि वेजिटेरियन फूड है उसको ज़्यादा इंक्लूड करूँगी, और जो मीट बेस्ड खाना है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दूँगी. मतलब कट, अगर इतना मीट खाती हूँ तो इतना नहीं खाऊंगी, कब खाऊंगी. सो आई विल एंटर इन टू अ फ्लेक्सिटेरियन स्टफ कि मैं एक आई यू अ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, सो आई एम अ फ्लेक्सिटेरियन कि आई एम ट्राइंग टू कट, या मैंने अपने खाने में से मीट बेस्ड जो है उसको कम कर दिया हुआ है. ठीक है. सो इट इज़ व्हाट, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ये रिड्यूसिंग द एनिमल बेस्ड फूड एंड इंक्रीजिंग द प्लांट बेस्ड फूड. मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है मीट खाना, बट मीट खाने को कम करना है. ऑलराइट. Question number 12. Question number 12 is, a SWIFT code sometimes seen in news is related to what? Number 1, is it international banking transaction? Number 2, is it payment gateway system? Number 3, is it the quick toll plaza electronic payment? और number D, it is none of the above. तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपका स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ये आप लिख लीजिए. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. सो व्हाट इज इट? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन. सो इट इज़ स्विफ्ट. ये मतलब फॉर वो नहीं ना आएगा, तो इट इज़ स्विफ्ट. ठीक है. अब आपको याद रखना है, स्विफ्ट कोड को यूज़ करते हैं जैसे कि ये एक बैंक है, बैंक बनाते हैं हमने, इंसान क्यों बनाया है, ये एक बैंक है और उसको किसी और इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफ़र, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे किसी लंदन, फाइन, लेट्स गो टू लंदन. सो लंदन के किसी बैंक में मुझे अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है. अब जैसे हम जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, हम आईएफएससी कोड मांगते हैं कि हमको आईएफएससी कोड दो, जबकि अगर हमको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो हमको स्विफ्ट कोड चाहिए होता है. ठीक है. तो वो एक क्या होता है, एक इनक्रिप्टेड सा कोड होता है जो इंटरनेशनल बैंक है वो देता है. पॉइंट टू रिमेंबर, मैं उसी बैंक के पास जाके ये स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकती हूँ जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता होगा. सब बैंक्स नहीं करते हैं. जो भी बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता होगा उसको वो जो इंटरनेशनल बैंक है अपना एक स्विफ्ट कोड भेजता है जिसके द्वारा जो है पेमेंट होती है. ठीक है. सो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन. ठीक है. अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज BIC, सॉरी, इसको BIC भी कहते हैं, दैट इज बैंक आइडेंटिफायर कोड. ठीक है. बैंक आइडेंटिफायर कोड. फाइन. अब जो स्विफ्ट कोड होता है, इट इज़ यूजुअली, जो कोड होता है ये 8 से लेके 11 डिजिट के बीच में वेरी करता है. 8 डिजिट का भी हो सकता है, 11 डिजिट का भी हो सकता है, जिसमें आपके बैंक कोड होते हैं, कंट्री कोड दिया होता है, लोकेशन कोड दिया होता है, ब्रांच कोड दिया होता है, अलग अलग कोड्स दिए होते हैं. सो ये 8 नंबर का भी हो सकता है या 11 नंबर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक. फाइन. सो इसमें हमने 12 MCQs कवर किए हैं रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं और करंट अफेयर्स लेके आऊँगी, एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग यू अ लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स विच हैव बीन इन न्यूज़. सो स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.